हमने कंप्लीट किया। This call is now being recorded. और मिनरल एब्जॉर्प्शन जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था आपको दिखाता हूँ, ये हमने डिस्कस किया था। मिनरल एब्जॉर्प्शन एक एक्टिव प्रोसेस है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट, being charged, they are not able to cross the membrane directly, and so they need a carrier molecule which is a protein. And second one, मिनरल की concentration जो है वो ऑलरेडी प्लांट्स के अंदर हाई है एज कम्पेयर टू सॉइल, मींस दे आर एब्जॉर्ब अगेंस्ट द ग्रेडियंट, और अगेंस्ट द ग्रेडियंट है then it requires expenditure of energy in the form of ATP. What about regulation? रेगुलेशन की बात करेंगे तो मिनरल एब्जॉर्प्शन का रेगुलेशन एंडोडर्मिस से होता है। एंडोडर्मिस की सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम रेगुलेटरी प्रोटीन्स बोलते हैं, जो ये डिसाइड करती हैं कि किस क्वांटिटी में कौन सा मिनरल एब्जॉर्ब होगा और नहीं होगा। तो जो रेगुलेशन है वो एंडोडर्मिस से कंप्लीट होगा। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, और मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ दिया था कि ऐसे कौन से मिनरल्स हैं जो पैसिवली एब्जॉर्ब होंगे। किया किसी ने क्वेश्चन ये, which minerals can passively absorb? सर मिनरल्स के नाम बताने हैं। हाँ, मिनरल्स के नाम बताने हैं जो पैसिवली एब्जॉर्प्शन, जिनका एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है रादर देन एक्टिव, क्योंकि इन जनरल तो एनसीईआरटी में ऊपर लिखा है मिनरल एब्जॉर्प्शन एक्टिव प्रोसेस है, और नीचे एक लाइन कोड की गई है कि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो पैसिवली भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। और पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि वो इस जो फर्स्ट टू रीजन आपने लिखे हैं फर्स्ट पॉइंट में, इस पे नहीं वर्क करते होंगे तभी तो पैसिव होगा, बिकॉज अगर ये दो रीजन है तब तो एब्जॉर्प्शन एक्टिव हो जाएगा। तो उसके लिए फिर ये है कि ऐसे मिनरल्स जो या तो आयनिक फॉर्म में ना हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना मिनरल्स आर चार्ज, अगर चार्ज है तो मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि कोई मिनरल अगर आयनिक फॉर्म में नहीं आता तो वो पैसिव आ सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि वो अलोंग द ग्रेडियंट आता हो, उस मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में ज्यादा होती हो रादर देन प्लांट, तो अपने आप आ जाएगा जैसे वाटर आता है। तो आगे जब आप मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन हो गया, कार्बन का सोर्स प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट आयन की जगह पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है। और अगर CO2 आएगी तो वो तो गैस है, स्टोमेटा ओपन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी। इस तरीके से तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के लिए अगर कहा जाए तो ये लाइन एप्लीकेबल हो सकती है। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए हो सकती है। H और O का जो सोर्स आएगा वो वाटर आएगा, बिकॉज H2O तो कॉमन है, प्लांट में पानी आ ही रहा है, उसी से उन्हें जितनी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो ले लेंगे। तो जहाँ तक बात है कि कुछ मिनरल पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, तो उसमें आप फिलहाल के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अभी हम थोड़ी देर में उस चैप्टर में पहुंच जाएंगे और देखेंगे कि कौन से और भी हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। अब मिनरल एब्जॉर्प्शन हो गया, इससे पहले वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया। मिनरल्स और वाटर दोनों एक साथ रूट के जाइलम में पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि वो रूट से ऊपर कैसे जाते हैं, वो ट्री के टॉप तक कैसे जाते हैं। इसमें जो टॉपिक आएगा वो एनसीईआरटी में दिया है वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट, और उसके बाद दिया हुआ है मिनरल ट्रांसलोकेशन, अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन। दोनों को अगर आप कलेक्टिव कर दोगे तो उसको आप सैप बोल सकते हो। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सर हेलो। यस सर पहले का एक डाउट था सर। हाँ सर ऑस्मोसिस वाला, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ बोलो कौन सा सर रिलेशन, सर एक बार आप रिलेशन बता दो ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल में। बताया तो था कि ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल में जो रिलेशन आएगा वो माइनस का डिफरेंस आएगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो आएगा जिसे आप सल्यूट पोटेंशियल बोलते हो, साई एस, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो सॉल्यूट का पोटेंशियल है। हाँ और क्या, ऑस्मोसिस में जो प्रॉपर्टी है वो सल्यूट ही है ना। मूवमेंट तो वाटर का हो रहा है, लेकिन इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि एक तरफ सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक तरफ कम है ना। तो ऑस्मोसिस में जो प्रॉपर्टी है वो सल्यूट की प्रॉपर्टी है। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सल्यूट पोटेंशियल एक ही बात है। पहली चीज साई एस से डिनोट करते हैं। और
एनर्जी तो नेगेटिव हो नहीं सकती ना फिलहाल के लिए, तो इसलिए उसको माइनस साइन से ऑस्मोटिक प्रेशर नेगेटिव हो सकता है, तो साई एस इक्वल्स टू माइनस ओपी है, सिंपल रिलेशन है। और जहाँ पे साई एस का मतलब है सॉल्यूट पोटेंशियल एज वेल एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर? Clear. So our next topic is ascent of sap. सैप का मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर, और वाटर में जो भी चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी, सॉल्यूट्स। क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वाटर और वाटर के साथ जो डिसॉल्व सॉल्यूट्स है वो एक साथ मूव करेंगे। आप इसे केमिस्ट्री में सॉल्यूशन भी मान सकते हो कि ये सैप या सॉल्यूशन है। तो ये है। अब इसको एनसीईआरटी में दो तरीके से दिया है। एक टॉपिक तो लिखा है वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट, हाँ मैं फील्ड सेट कर देता हूं इसकी। और ये तो वाटर के लिए, अगर एनसीईआरटी की हेडिंग पढ़ेंगे तो लिखा है वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट, मींस पानी कैसे जाता है। और इसके ठीक बाद जो हेडिंग दी हुई है उसमें दिया है मिनरल अपटेक एंड इट्स ट्रांसलोकेशन। और इस पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि मिनरल्स वाटर के साथ ही मूव करते हैं, तो जैसे वाटर मूव करेगा वैसे ही मिनरल्स मूव करेंगे, तो दोनों का मूवमेंट अगर आप कलेक्टिव पढ़ोगे तो सोल्यूशन हो जाएगा, वाटर में डिसॉल्व सॉल्यूट्स हो जाएंगे, और ये हमेशा राइज ही करेंगे, तो असेंट ही होगा, कभी डिसेंड नहीं हो सकता ये। इसलिए कुछ बुक्स में असेंट ऑफ सैप है, एनसीईआरटी में इनको दो अलग अलग हेडिंग में दिया हुआ है। इस तरीके से हमें पढ़ना है। अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो है क्या, ये अपवर्ड मूवमेंट है, फिक्स है ये। ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्यूट्स, जिसको अभी सैप बोला गया। ठीक है, कहां से कहां मूव करेंगे, फ्रॉम रूट टू सॉरी टॉप ऑफ द प्लांट। रूट से ट्री के टॉप तक, ट्री इसलिए बोला गया क्योंकि टॉलेस्ट है तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी, इसलिए रूट से टॉप तक जाएगा। क्लियर? अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा, और किसके थ्रू जाएगा, थ्रू जाइलम। जाइलम एनाटॉमी में पढ़ा होगा, जाइलम में भी जो चीजें मूव करने में हेल्प करती हैं वो ट्रैकीड्स होती हैं। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। इसको असेंट ऑफ सैप बोलेंगे। ये रूट है, रूट में वाटर आ गया, मिनरल्स आ गए, यहाँ से ये ट्री के टॉप तक जाएगा, जो अंदर टिश्यू लेके जाएगा वो जाइलम है, और ग्रेविटी नीचे लग रही है, वाटर ऊपर जा रहा है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। इसी को असेंट ऑफ सैप बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब एविडेंसेस की बात करते हैं। ये जाइलम से ही हो रहा है, ये प्रूफ कैसे होगा। तो एनसीईआरटी में लास्ट में एक टॉपिक दिया है जिसमें उन्होंने एक गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट दिया है। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर हम एक प्लांट को ले, एक ट्री या ब्रांच को ले लीजिए, उसमें से आप जाइलम को छोड़ के बाकी सारे टिश्यू रिमूव कर दीजिए। जैसे ये एक प्लांट है, हम क्या करेंगे, आप एक कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद पीछे से सारा टिश्यू रिमूव कर देंगे। जैसे ये मान लीजिए एक ट्री बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल। अब हमने क्या किया, इसमें एक गर्डल बना दी, हमने इसमें एक कॉलर के जैसा स्ट्रक्चर बना दिया।
ऐसे ये प्लांट है, ये गर्डल हो गए। अब क्योंकि केवल जाइलम रह गया और कुछ नहीं रह गया, और इसके बाद भी अगर ऊपर की लीफ या ब्रांचेस या फ्लावर फ्रूट सरवाइव करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वाटर अगर ऊपर राइज कर रहा है, मिनरल्स ऊपर जा रहे हैं, तो सिर्फ जाइलम से जा रहे हैं ना। जब हम गर्डल बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, रिमूव ऑल द टिश्यू lying outside xylem। जाइलम के बाहर के सारे टिश्यू रिमूव कर देंगे, और फिर भी ये राइज होता रहेगा। इसको फिर हम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में रखते हैं। ये प्रूव करता है कि असेंट ऑफ सेप अकर्स थ्रू जाइलम। आप चाहे तो इसमें कलर दे दीजिए, तो कलर आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। इसका मतलब जाइलम के साथ साथ कलर, कलर जाएगा तो मतलब कोई आयन ही होगा। अगर आप पानी में KMnO4 मिला देंगे तो उसमें मैग्नीज आयन ट्रैवल करेगा, तभी तो पिंक कलर आएगा। तो आपने दिया यहाँ है, जहाँ यहाँ तक रहा है, तो इसका मतलब जाइलम से ये चीजें हो रही है। तो इसलिए असेंट ऑफ सेप होता है जाइलम के थ्रू। इस बात को आप इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब थ्योरीज जो एक्सप्लेन करें कि असेंट ऑफ सेप कैसे होता है, तो उसके लिए दो थ्योरी दे रखी है। एक थ्योरी दे रखा है रूट प्रेशर थ्योरी। ये जोसेफ प्रिस्टले की थ्योरी है। जिनका मानना था कि रूट प्रेशर ये एक एक्टिव प्रेशर है। एक्टिव प्रेशर का मतलब जब रूट प्रेशर डेवलप होगा तो उसके लिए एटीपी या एनर्जी यूज होगी, है ना। इसीलिए लिखा है कि रूट प्रेशर एक एक्टिव प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैप। रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि अब रूट प्रेशर होता कब है, इज फॉर्म्ड या जनरेटेड ड्यूरिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन के टाइम पे जो प्रेशर जनरेट होगा, कलेक्टिव प्रेशर जनरेट होगा, जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन आपने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो उसमें रूट के बाहर सबसे पहले सेल वॉल पे आया वाटर, तो इम्बाइबेशन प्रेशर हो गया। फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आया तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। प्लाज्मोडेस्माटा से होके गया तो उसमें डिफ्यूजन हो रहा है तो डिफ्यूजन प्रेशर आ गया। तो इन सब का जो कलेक्टिव सम होगा उसको हम इन जनरल रूट प्रेशर, रूट में डेवलप हो रहा है ड्यूरिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, इसलिए नाम दे दिया गया रूट प्रेशर। तो ये रूट प्रेशर एक एक्टिव प्रेशर है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है असेंट ऑफ सैप के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि रूट प्रेशर आपको याद रखना है। अब रूट प्रेशर की वजह से वाटर राइज तो कर जाएगा, ये तो पता चल गया, लेकिन ये थ्योरी ज्यादा लंबे टाइम तक एप्लीकेबल नहीं रही। तो उसके ड्रॉबैक क्या क्या है, क्यों इसको जो है वो एप्लीकेबल नहीं रखा गया, तो उसके फिर कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है, अगर मान लीजिए किसी प्लांट से रूट को कट कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर रूट को कट कर देंगे तो रूट प्रेशर नहीं होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी वाटर एब्जॉर्प्शन भी होता है, ये असेंट ऑफ सैप भी होता है, मिनरल भी ऊपर ट्रांसलोकेट करके जाते हैं। तो इट मीन्स कि अगर रूट को रिमूव कर दिया जाए तो भी असेंट ऑफ सैप कंटिन्यू रहता है। इफ रूट्स आर रिमूव्ड ascent of sap continues। एक पॉइंट तो ये हो गया है ना। जैसे एग्जांपल था कि अगर हम एक फ्लावरिंग ट्रिप को वाटर में डाल दें, कलर्ड सोल्यूशन में डाल दें, तो कलर और वाटर दोनों राइज कर रहे हैं, तो उसमें रूट तो नहीं है,
और प्रिस्ले का मानना ये था कि जब तक रूट नहीं आएगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब रूट होंगी तो रूट प्रेशर होगा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, बिना रूट के भी एक प्रेशर जनरेट हो रहा है जो वाटर या मिनरल्स को राइज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए एक तो ये चीज आ गई। दूसरी बात, चलो ये तो रूट्स को रिमूव करने वाली जो बात है वो नेचर में तो नहीं है, हमने रूट्स को रिमूव किया। अगर हम नेचर में रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड लेके आते हैं, कितना प्रेशर है तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, इट्स मैग्नीट्यूड इज अबाउट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम डिटेल में देखें तो ये लगभग थोड़ा पेज ऊपर कर दो। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 21 मीटर की हाइट के प्लांट के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई ट्री 21 मीटर का है तो उसमें अगेंस्ट ग्रेविटी रूट प्रेशर से असेंट ऑफ सैप हो सकता है, ये मैक्सिमम है। इसकी कैलकुलेशन है एक, वो अभी हमारे काम की नहीं है, आपको बस याद रखना है कि इसका मैग्नीट्यूड कम है। अगर हम टॉल ट्री की बात करेंगे या टॉलेस्ट ट्री की बात करेंगे तो वहां पे रूट प्रेशर थ्योरी वर्क नहीं करती, क्योंकि वो इतने ज्यादा है कि अगेंस्ट ग्रेविटी वाटर को ले जाने के लिए जो प्रेशर चाहिए वो प्रेशर इससे बहुत ज्यादा है। तो इसलिए टॉल ट्री के केस में फिर ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। और तीसरा केस अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर मोस्टली टॉल ट्रीज ही आते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में रूट प्रेशर इज नॉट ऑब्जर्व। जिम्नोस्पर्म में रूट प्रेशर को रिपोर्ट ही नहीं किया गया। जैसे पाइनस है, अगर आप सोचे कि पाइनस का ट्री तो बहुत टॉल है, अब उस केस में रूट प्रेशर कितना होगा, तो पाइनस में रूट प्रेशर नहीं होता, तो फिर वहां पे असेंट ऑफ सैप कैसे होता होगा। तो इसकी लिमिटेशंस हो गई रूट प्रेशर थ्योरी की, कि एक तो जिम्नोस्पर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दूसरी चीज इसका मैग्नीट्यूड काफी कम है तो टॉल ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं आएगा, और तीसरा प्रैक्टिकली अगर इसको करके देखा जाए कि रूट्स को रिमूव कर दे तो असेंट ऑफ सैप नहीं होना चाहिए, बट फिर भी वो होता रहता है। इसका मतलब ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे प्रोसेस है जिनके लिए रूट प्रेशर थ्योरी को एप्लीकेबल मान लिया जाता है। जैसे एक प्रोसेस दिया गया है गटेशन। सर पीछे वाला थोड़ा फिर से बता दीजिए, कनेक्शन हट गया था। लिमिटेशंस हमारी ये है कि अगर रूट को रिमूव कर दे तो रूट नहीं होना चाहिए, तो फिर भी रूट प्रेशर होता है। फर्स्ट, सेकंड, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो क्या आ रहा है, ओके, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो फिर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और ये एक लिमिट तक राइज करा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। टॉल ट्री में जो प्रेशर चाहिए वो इससे कहीं ज्यादा चाहिए, तो किसी टॉल ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां रूट प्रेशर नहीं होता। और ये 3 लिमिटेशंस ऐसी हैं जिनसे रूट प्रेशर को हम जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, टॉल ट्री के केस में, या प्लांट में रूट नहीं है, तो ऐसे सारे केसेस में इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हालांकि कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिनमें ये थ्योरी वर्क करती है, जैसे फॉर एग्जांपल गटेशन। अगर हम गटेशन की बात करते हैं तो गटेशन में के लिए जो फोर्स चाहिए वो रूट प्रेशर इंपॉर्टेंट है। गटेशन क्या होता है? गटेशन लॉस है ऑफ वाटर, और वाटर में ये सैप है। सैप का मतलब हमेशा रहेगा वाटर प्लस डिसॉल्व सॉल्यूट्स फ्रॉम मार्जिन और टिप्स ऑफ द लीफ इन अर्ली मॉर्निंग। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी लीफ या जिनकी टिप्स के जो मार्जिन है उनसे वाटर जो है वो सैप की फॉर्म में निकलता रहता है, ये सुबह सुबह ही दिखाई देगा, तो उसको हम गटेशन बोलते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गटेशन के लिए रूट प्रेशर थ्योरी इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम्पल में जैसे टोमेटो है, टोमेटो में गटेशन होता है, या कोलोकेसिया अरबी वो कहते हैं, उसमें गटेशन होता है। सर रूट प्रेशर फिर से बता देना, कनेक्शन हट गया था मेरे यहाँ। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम मार्जिन और टिप्स ऑफ द लीफ इन अर्ली मॉर्निंग।
है ना। एक तो सुबह सुबह होगा गटेशन, पूरे दिन भर नहीं होता, लिखा हुआ है, फिक्स है। दूसरा, जब वाटर का लॉस होगा तो वेपर फॉर्म में ना होके सैप लिखा है तो सैप लिक्विड होगा, है ना, लिक्विड फॉर्म में लॉस होगा, और किसी भी लीफ के मार्जिन या टिप से हो सकता है। हालांकि सारे प्लांट में गटेशन नहीं होता। गटेशन के जो एग्जाम्पल है टोमेटो, कोलोकेसिया, एक प्लांट नॉस्टर्शियम है, एक्सेट्रा। जो हर्बेशियस प्लांट हैं उनमें गटेशन मिलेगा, सारे प्लांट्स में नहीं होता। लेकिन गटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए रूट प्रेशर थ्योरी काम करती है। आप गटेशन को रूट प्रेशर थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि हमें एक्सप्लेन करना है असेंट ऑफ सैप। फिलहाल हमारा टॉपिक ये था कि वाटर अगर राइज करेगा, असेंट ऑफ सैप अगर होगा तो ये कैसे होगा। फिर इसके लिए एक दूसरी थ्योरी दी गई, सेकंड थ्योरी देखते हैं। सेकंड थ्योरी इज ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इसको आप कोहेशन, एडहेशन, टेंशन थ्योरी कहते हैं। ये डिक्सन एंड जॉली की है। जैसे जैसे फिजियोलॉजी में चीजें आगे जाती गई वैसे वैसे फिर ये था कि जब अगर आप प्रेशर का मैग्नीट्यूड की बात करोगे कि यार इतना टॉल ट्री है, इसके लिए इतना प्रेशर चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि फिजिसिस्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज प्रेशर की कैलकुलेशन वही लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो डिक्सन एंड जॉली, एक बॉटनिस्ट और एक फिजिसिस्ट, इन दोनों ने मिलके इस चीज को देखा कि प्रेशर भी हमें जितना चाहिए उतना कैलकुलेट होने पे आना चाहिए, और उस प्रेशर का जो यूज है वो ये कि वो असेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और ट्री के अंदर ये चीज वर्क कर जाए। तो जितनी सारे पहले बातें की गई थी उन सबका एक कलेक्टिव थ्योरी दिया गया, और उस कलेक्टिव थ्योरी को नाम दिया गया ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, और उसको हम प्रेशर के हिसाब से ये कहते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के अंदर इंपॉर्टेंट ये था, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। सर पेज नीचे कर लीजिए अपना। Transpiration pull is responsible for ascent of sap. ascent of sap के लिए ट्रांसपिरेशन पुल रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए ये दिया गया। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, अब यहाँ पढ़ोगे इसके ठीक बाद मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए ये लीफ है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेम है पूरा ब्रांच किया हुआ, नीचे कहीं पे रूट्स बनी हुई हैं, ये जमीन के नीचे का हिस्सा। इस तरीके से आप इमेजिन कर लीजिए कि ये ट्रांसपिरेशन के बारे में दिया हुआ है। अब ट्रांसपिरेशन के बारे में है तो ट्रांसपिरेशन होता क्या है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है कि लॉस ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपिरेशन में जो वाटर का लॉस होता है वो वेपर फॉर्म में होता है ना। ये लीफ हो गई फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे स्टोमेटा है जहां से वाटर के वेपर्स निकल रहे हैं। ये मान लीजिए कि ये स्टेम मैंने बना दिया है, नीचे मैंने रूट बना दी है। इस तरीके से आप इसे इमेजिन कर लीजिए। अब स्टेम के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या है कि यहाँ पे जैसे ये वाटर है, मान लीजिए यहाँ पे कैविटी होती है। लीफ की एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में दी हुई है। स्टोमेटा की ठीक नीचे जगह खाली होती है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल कैविटी। और इसके बाद यहाँ पे सेल्स आ जाएंगी। सारी सेल्स एक दूसरे के कॉन्टिन्यूएशन में ही है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहां पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है ट्रांसपिरेशन के सिग्निफिकेंस में, और उसमें एक चीज डिस्कस की गई है, पुल वर्सेस पुश। रूट प्रेशर थ्योरी तो ये कहती है कि नीचे एक प्रेशर जनरेट हुआ जो अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर और मिनरल्स को ऊपर पुश करेगा, तो ये पुश के हिसाब से। लेकिन ट्रांसपिरेशन जो है वो पुल के हिसाब से, कि वो ऊपर से क्योंकि पानी को खींच रहा है तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए पानी नीचे से अब्सॉर्ब हो जाएगा। जैसे ये वाटर यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ वाटर कम हो गया, यहाँ ज्यादा हो गया, तो इसने वाटर यहाँ से ले लिया। अब यहाँ वाटर कम हो गया, इसमें ज्यादा है, तो वाटर का मूवमेंट हाई टू लो ऐसे होगा।
इसी तरीके से इसमें कम हो गया, यहाँ ज्यादा है, तो वाटर का मूवमेंट इस तरीके से होगा। तो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस वाटर का कॉलम बना हुआ है और इस तरीके से इस ग्रेडियंट को मेंटेन किया जाएगा। अगर मान लीजिए रूट में कम हो गया तो ये सॉइल से वाटर ले लेगा। तो ये ट्रांसपिरेशन है और ये वाटर एब्जॉर्प्शन है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन पे डिपेंडेंट हो गया कि क्योंकि ऊपर से पानी खींचा जा रहा है, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए रूट सॉइल से वाटर को ले लेती है। यहाँ जो बना क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम हो गया। ये कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम है। इस वाटर कॉलम की वजह से जो है वो ये राइज करता है। अब ये तो बात हो गई फिजियोलॉजिकल कि प्लांट्स में ये कैसे वर्क करता है। हर ट्री के अंदर ट्रांसपिरेशन होता ही है। ट्रांसपिरेशन में जितना वाटर ऊपर से लॉस होगा उसको कंपनसेट करने के लिए सॉइल से रूट उतना ही पानी ले लेंगी, और स्टेम के अंदर सारी सेल्स के अंदर वाटर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लीजिए आप किसी प्लांट को अगर देखें कि हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, उसमें 10 लीटर वाटर दिया, 10 लीटर वाटर में से 8 लीटर ऑफ वाटर तो मिट्टी में जो पॉट में छेद होगा उससे बाहर निकल आया। इसका मतलब प्लांट के पास 2 लीटर ऑफ वाटर है। अगर आप पूरे प्लांट को एक पॉलिथीन से कवर कर दें तो जो वाटर वेपर फॉर्म में निकलेगा वो पॉलिथीन के अंदर रह जाएगा। उस वाटर को मेजर कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल वो 1 लीटर है, तो बाकी का 1 लीटर वाटर कहाँ गया? 8 लीटर तो मिट्टी से बाहर आ गया, 1 लीटर वेपर फॉर्म में कलेक्ट हो गया, 1 लीटर अभी भी प्लांट के अंदर है। तो प्लांट के अंदर पानी हमेशा रहता है, चाहे 24 घंटे में किसी टाइम पे भी देखें। वो पानी कौन सा है? वो ये है कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम, ये हमेशा रहेगा। अगर ऊपर से खींचा जाएगा तो नीचे से कंपनसेट कर दिया जाएगा। इसमें से पानी नहीं जाएगा। इसमें से पानी कब जाएगा? जब आप यहाँ से बंद कर दें। जैसे आप पौधों को पानी देना बंद कर दिए तो मुरझा जाते हैं। मुरझाने में क्या होगा? ट्रांसपिरेशन तो रोका नहीं गया, वो तो पानी खींचता जा रहा है, तो पता चला जो कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम का पानी है वो भी सारा बाहर निकल जाएगा। और अगर आप उनको वाटरिंग कर देंगे तो ये फिर वाटर कॉलम जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो इस कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम की वजह से, इस पुल वाले फोर्स की वजह से असेंट ऑफ सैप होता है। अब जब बात ये थी कि टॉल ट्री में अगर ये वर्क करेगा तो क्या इतना प्रेशर है इसके पास कि ये राइज करा सके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इसमें फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, वाटर कॉलम जो ये कांस्टेंट बना हुआ है, इसको मेंटेन करने के लिए जो फिजिकल फोर्स है वो कौन कौन से हैं? आप एक वाटर कॉलम बना लीजिए, मान लीजिए ये एक जाइलम का ट्रैकिडिया वेसल है, ये जाइलम है। जाइलम में ट्रैकीड्स और वेसल्स जहां जो प्रेजेंट होता है, आप वो मान लीजिए ये जाइलम एलिमेंट है। अब इस जाइलम एलिमेंट में क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको पता ही है कि जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है? कोहेसिव फोर्स कहलाता है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो फोर्स क्या कहलाएगा? कोहेसिव कहलाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल का जाइलम की वॉल के साथ जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा? एडहेसिव फोर्स कहलाता है। और क्योंकि ये वाटर है, लिक्विड है, तो कुछ ना कुछ इसका सरफेस टेंशन भी होगा। तो जैसा आप कैपिलैरिटी के केस में पढ़ते हैं, है ना, तो ये एक तरीके से फाइन कैपिलैरिटी। सर कोहेसिव और एडहेसिव फिर से बताना। कोहेसिव और एडहेसिव जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वही है। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है? वाटर। तो जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेंगे वो कोहेसिव है। वाटर का जाइलम के साथ जो फोर्स लगेगा वो एडहेसिव हो जाएगा। और क्योंकि वाटर एक लिक्विड है तो कैपिलैरिटी की वजह से जो सरफेस टेंशन होगा वो एक अलग प्रॉपर्टी है। इन तीनों का जो कंबाइंड फोर्स होगा वो यहाँ पे वर्क करेगा। कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जो जाइलम के अंदर कॉन्टिन्यूअस कॉलम बना रही है, एंड बीइंग ए लिक्विड इट्स सरफेस टेंशन। इसकी वजह से जो टेंशन आ रहा है वो, इसीलिए थ्योरी का नाम कोहेशन, एडहेशन, टेंशन, ये 3 फोर्स आएंगे जिनकी वजह से ये लगेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये वर्क करता है। ये जो कॉन्टिन्यूअस कॉलम है वो बिकॉज ऑफ दिस वर्क करेगा। अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आएगा, है ना। इनका जो कलेक्टिव मैग्नीट्यूड आएगा, कलेक्टिव फोर्सेस हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है
वो लगभग 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। वहां केवल रूट प्रेशर में जो मैग्नीट्यूड था वो जस्ट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और जो यहाँ मैग्नीट्यूड है वो 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा कि दुनिया का कोई भी ट्री हो, टॉलेस्ट ट्री भी कंसीडर करोगे तब भी ये थ्योरी वर्क कर जाएगी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 10 मीटर, एक रफ फिगर है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 मीटर की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इसीलिए हमने बोला कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो लगभग 20 मीटर की हाइट के प्लांट में वर्क कर जाएगा। अब अगर ये 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3500 मीटर हो गया। 3.5 किलोमीटर लंबा भी कोई ट्री बन जाए तो भी ये फोर्स वर्क करेंगी। कंडीशन इस कि इस फोर्स को मेंटेन करने के लिए उस ट्री में ट्रांसपिरेशन होना चाहिए। तो ट्रांसपिरेशन है और ये फिजिकल फोर्स है, तो दोनों मिलके किसी भी ट्री के लिए असेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहलाती है। ये आपको पढ़ना था, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इससे भी काफी क्वेश्चंस हैं ट्रांसपिरेशन से। तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पुल और पुश का जो कॉन्सेप्ट है वो भी, रूट प्रेशर पुश के अकॉर्डिंग वर्क करता है, क्योंकि हम नीचे से पुश कर रहे हैं पानी को, और अगर आप ऊपर से पुल करोगे तो फिर आसान हो जाएगा वाटर को राइज कराना, इसलिए फिर ये इंपॉर्टेंट है। तो कोहेशन, एडहेशन और टेंशन, इन तीनों की वजह से असेंट ऑफ सैप होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक हो गया कि रूट के जाइलम से लेके ट्री के टॉप तक अगर जाना है वाटर को और उसके साथ साथ मिनरल्स को, तो वो इस तरीके से जाती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद आता है कि जैसे एनसीईआरटी में नेक्स्ट हेडिंग तो दिया है कि मिनरल का अपटेक और मिनरल का ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, है ना, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट कैसे होता है, और उसके बाद अभी हम सोर्स एंड सिंक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ही आगे। तो मिनरल के बारे में वर्ड दिया गया है ना, यहाँ पे अगर आप हेडिंग देखेंगे तो एनसीईआरटी में नेक्स्ट दिया हुआ है मिनरल ट्रांसलोकेशन। तो ये कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम है, आगे इसी को एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम है। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर का एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बनेगा इसे ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम बोला जाएगा, और इसी ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम की वजह से मिनरल्स भी राइज करते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मिनरल ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलोकेशन यूज किया रादर देन ट्रांसपोर्ट। ऐसा क्यों किया? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि हम इसमें ट्रांसपोर्ट वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे। तो शुरू में जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें पढ़ाया था कि मिनरल का जो डायरेक्शन होता है वो बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल होता है, और अगर बाई और मल्टी डायरेक्शनल होगा तो फिर जब पोजीशन चेंज होती है तो वर्ड ट्रांसलोकेशन आता है। तो क्योंकि मिनरल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इसीलिए वर्ड ट्रांसपोर्ट की जगह क्या आएगा, ट्रांसलोकेशन आएगा। तो यहाँ पे एक टॉपिक दे दिया गया कि मिनरल का ट्रांसलोकेशन किस तरीके से हो रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मिनरल ट्रांसलोकेशन क्या है। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल ट्रांसलोकेशन। अब जाएंगे कैसे, वो सेम है, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ साथ जाते हैं। जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम जाती है वैसे वैसे मिनरल का भी ट्रांसलोकेशन होता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसको आप उसी तरीके से लिखेंगे। और मिनरल एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। ये भी अभी आपने पढ़ा ही है कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पैराग्राफ दिया गया, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक तो मिनरल एब्जॉर्प्शन एक्टिव है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको याद रखने हैं। इसी से नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, अभी हम वो भी देखेंगे कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। कैसे ट्रांसलोकेट होंगे, बाय ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। जब ट्रांसपिरेशन में वाटर जाएगा तो उसी के साथ साथ मिनरल्स का भी ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। तो ये है कि ये ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ जाएंगे। अब वर्ड ट्रांसलोकेशन क्यों यूज किया गया,
ट्रांसलोकेशन वर्ड क्यों यूज किया गया? बिकॉज चेंज इन पोजीशन। मिनरल का मूवमेंट कैसा था? बाई डायरेक्शनल। हमने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था कि मिनरल का जो मूवमेंट है बाई डायरेक्शनल है, और जब डायरेक्शन एक से ज्यादा होंगे तो वर्ड ट्रांसपोर्ट की जगह ट्रांसलोकेशन आएगा। तो इसलिए मिनरल ट्रांसपोर्ट की जगह जो वर्ड दे रखा है वो ट्रांसलोकेशन दे रखा है। मिनरल्स कहाँ जाते हैं वो अंडरस्टूड है, आप बुक से पढ़ेंगे तो। मेन सोर्स क्या है मिनरल का? सॉइल। सबको पता है कि प्लांट में मिनरल्स कहाँ से आएंगे? सॉइल से आएंगे। और मिनरल जाएंगे कहाँ? सिंक क्या है? मिनरल यूज कहाँ पे होंगे? तो जितने भी एक्टिवली ग्रोइंग प्लांट पार्ट हैं, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लोरल बड हो गई, शूट मेरिस्टम हो गया, या एक्सिलरी बड हो गई, स्टोरेज ऑर्गन हो गया, जो भी है वो है ना। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं कि जो मेन सिंक है, सिंक मतलब जहां पे मिनरल्स को यूज होना है, वो कौन से हैं? एक्टिवली ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट्स के जो एक्टिवली ग्रोइंग पार्ट है वहां पे मिनरल्स का यूज होता है ना। इसमें मेरिस्टम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, स्टोरेज ऑर्गन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब मिनरल्स का हमने देखा है कि मिनरल का जो ट्रांसलोकेशन है वो हो ही रहा है, तो मिनरल्स का यूज होगा। दे आर फ्रीक्वेंटली मोबिलाइज्ड। फ्रीक्वेंटली मोबिलाइज का मतलब ये हुआ कि जब मिनरल को जहां जरूरत होगी वहां पे पहुंचाया जाएगा। इसीलिए मिनरल का डायरेक्शन कई सारी जगह पे है, कई सारी जगह है, तो हमने इसीलिए वर्ड ट्रांसलोकेशन यूज किया है कि उनमें फ्रीक्वेंट मोबिलाइजेशन होगा, है ना। अब कौन कौन से मिनरल्स हैं जो मोबिलाइज होते हैं और कौन से मिनरल्स ऐसे हैं जो मोबिलाइज नहीं होते हैं, ये बात आती है। इस बात को हम कैसे पढ़ेंगे, आप इसको देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फास्फोरस की, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटेशियम इज के, है ना, PSNK शॉर्ट में लिखा है। फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सारे ऐसे हैं जो आसानी से मूव करते हैं। दे आर रेडिली मोबिलाइज। मतलब किसी भी प्लांट पार्ट में अगर मान लीजिए एक लीफ प्लांट में नीचे है, उसमें फास्फोरस है, और एक लीफ प्लांट में बहुत ऊपर है, उसे फास्फोरस की जरूरत है, तो फास्फोरस नीचे वाली लीफ से निकल के ऊपर वाली लीफ में पहुंच जाएगा। मतलब फास्फोरस अपनी पोजीशन आसानी से चेंज कर लेगा। तो फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम ये ऐसे हैं जो रेडिली मोबिलाइज हैं, जो आसानी से अपनी पोजीशन को प्लांट के अंदर चेंज कर लेते हैं। ये मतलब ये हुआ, है ना। कुछ ऐसे हैं जो मूव नहीं करते, जैसे कैल्शियम है, ये नॉट रेडिली मोबिलाइज। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। कैल्शियम कहाँ होगा? मिडिल लैमेला में होता है। कैल्शियम पैक्टेट की मिडिल लैमेला बनी होती है। अब ये तो है नहीं कि किसी को कैल्शियम की जरूरत है तो मिडिल लैमेला से कैल्शियम निकाल के उसको पहुंचा दो। अगर आप मिडिल लैमेला, तो सेल से बाहर का पार्ट है ना, जो चीज सेल से बाहर जा चुकी है वो सेल के अंदर कैसे आएगी? तो कैल्शियम का मोबिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, इन सबका मोबिलाइजेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन था, हम ट्रेडिशनली ये मानते थे कि जाइलम से जो मिनरल्स जाते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, और फ्लोएम से जो मिनरल्स ट्रेवल करते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। जो मतलब हम टाइप ऑफ सल्यूट की बात करें तो जाइलम के अंदर मोस्टली इनऑर्गेनिक मिलेंगे आपको, और फ्लोएम के अंदर मोस्टली ऑर्गेनिक मिलेंगे, ऐसा माना लेकिन जाता सर था। चेंज ऐसे तो, लेकिन चेंज होता है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू में, एक्सचेंज हाँ होता है ना बिल्कुल, मटेरियल। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं उसको कर रहा हूँ, इसीलिए हाँ, थोड़ा तभी तो लग। ये ट्रेडिशनली फिर मानना बंद कर दिया था शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है आप। तो जाइलम के अंदर इनऑर्गेनिक है, फ्लोएम के अंदर ऑर्गेनिक है। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, जाइलम में इनऑर्गेनिक के साथ साथ फ्यू ऑर्गेनिक है,
और फ्लोएम में ऑर्गेनिक के साथ साथ फ्यू इनऑर्गेनिक है। हालांकि फिर भी मतलब ये इसलिए आप अलग अलग करके मैंने बोला क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि मिनरल्स किससे मूव करते हैं। तो मिनरल्स को हमने शुरू में, अगर आपको पहली क्लास याद हो तो मैंने आपको कराया था कि मिनरल्स इनऑर्गेनिक फॉर्म में है ना। ये देखो फर्स्ट क्लास का है पेज, इसमें यहाँ लिखा है कि मिनरल्स को हमने इनऑर्गेनिक अलग कंसिडर किया और फूड को ऑर्गेनिक मिनरल्स बोला जाता है। और इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, बाई डायरेक्शनल सोर्सेस इनकी तरफ। तो इसी चीज को बाद में चेंज किया गया कि जब आप जाइलम सैप की एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें मोस्टली मिनरल्स इनऑर्गेनिक है, बट इट आल्सो हैज फ्यू ऑर्गेनिक फॉर्म्स। ऐसे फ्लोएम सैप की एनालिसिस करेंगे तो उसमें मोस्टली ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, बट फ्यू आर इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जाइलम के अंदर ये पॉसिबिलिटी आएगी कि इनऑर्गेनिक तो है, बट इनऑर्गेनिक के साथ साथ उसमें जो है वो ऑर्गेनिक चीजें भी आएंगी। और इसी से फिर क्वेश्चन नीट 2019 का था कि जाइलम के अंदर जो चीजें मूव करती हैं वो क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से था मोस्टली इनऑर्गेनिक एंड फ्यू ऑर्गेनिक, ये राइट आंसर था। जबकि आंसर ये भी दिया था कि ओनली इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ऑप्शन ही भी दिया हुआ था, बट वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद ये रखना है कि जाइलम में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, फ्लोएम में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीजें हो सकती है। कहाँ पे कौन सा ज्यादा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा मिनरल के ट्रांसलोकेशन की बात। अब ट्रांसपिरेशन पढ़ना था हमें। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा वो ट्रांसपिरेशन है। इसके बाद जो मिनरल के बारे में पढ़ना है वो मिनरल न्यूट्रिशन इसके बाद वाला चैप्टर है, हम उसमें उसको डिस्कस कर ही लेंगे कि क्या क्या चीजें आएंगी उसमें। नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट आएगा, डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, पहली चीज लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस है। जब वाटर का लॉस होगा तो ये वेपर फॉर्म में होगा। अगर वाटर वेपर फॉर्म में है तो फिर गैस होगा, मतलब गैस स्टेट में वाटर का लॉस हो रहा है ना। जैसे गटेशन में लिक्विड स्टेट में हो रहा था तो ट्रांसपिरेशन में गैस स्टेट में हो रहा है। वाटर के वेपर ही निकलेंगे, कुछ और नहीं निकलेगा। इसका मतलब प्योर वाटर होगा। अगर प्योर है तो सॉल्वेंट हो जाएगा। जबकि आपने अभी लिखा कि गटेशन में जो वाटर का लॉस हो रहा है उसमें क्या था, सैप था। अगर सैप है तो वाटर के साथ साथ डिजोल्व सॉल्यूट्स भी आ जाएंगे। तो दो डिफरेंस हो गए कि गैस और प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म सर में। बोलो। गटेशन में मतलब लिक्विड फॉर्म में कैसे, वो भी तो वेपर बन के निकल रहा था ऊपर। नहीं नहीं नहीं, वेपर नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में, ड्रॉपलेट की फॉर्म में आएगा। गटेशन में ड्रॉपलेट आएगी, है ना। मैं एक छोटा सा बना सकता हूँ, जगह इतनी है यहाँ पे। अगर ये लीफ है तो लीफ से यहाँ पे ड्रॉप की फॉर्म में वाटर आएगा, और ड्रॉप की फॉर्म में आएगा तो उसमें वाटर भी होंगे और वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी होंगे, है ना। ये प्योर वाटर नहीं है, पहली चीज ये सोल्यूशन है, सैप लिखा हुआ है। क्योंकि ट्रांसपिरेशन में सॉल्वेंट या प्योर वाटर है। फिर यहाँ लिक्विड स्टेट में है, वहां गैस स्टेट में है। यहाँ फिक्स है कि ये लीफ के मार्जिन से होगा। यहाँ कहां से होगा, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। किसी भी अंडरग्राउंड पोर्शन से नहीं हो सकता। और फिर यहाँ लिखा है कि इन अर्ली मॉर्निंग, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ड्यूरिंग डे, पूरे दिन भर ट्रांसपिरेशन होता है। So loss of water vapor from the aerial part of the plants during daytime is called transpiration. तो ट्रांसपिरेशन और गटेशन के डिफरेंसेस भी इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज, ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर फॉर्म में है, गटेशन में लिक्विड फॉर्म में था। यहाँ वाटर प्योर है इसलिए वो सॉल्वेंट है गैस स्टेट में, वहाँ लिक्विड स्टेट में सोल्यूशन है, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी निकलेंगे। यहाँ पे किसी भी एरियल पार्ट से हो सकता है, वहां पे सिर्फ लीफ के मार्जिन या टिप से होगा। ये पूरे दिन होगा और वो सिर्फ अर्ली मॉर्निंग होगा। ये डिफरेंसेस डेफिनेशन में आएंगे गटेशन और ट्रांसपिरेशन। अब ये तो डेफिनेशन हो गई। ट्रांसपिरेशन 3 टाइप का होता है। एक कहलाता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जो स्टोमेटा से होगा, अकर्स थ्रू स्टोमेटा। 97% केस में तो यही है।
मोस्ट ऑफ द प्लांट के लिए ट्रांसप्रेशन किससे होगा, स्टोमेटा से होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक कहलाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अकर्स थ्रू क्यूटिकल। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है, इससे भी होता है लगभग 3%। और एक तीसरा केस आएगा लेंटिकुलर, अकर्स थ्रू लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स एनाटॉमी में दिए हैं, किसी डाइकॉट वुडी ट्रीज में जब कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से नेचुरल ओपनिंग्स क्रिएट हो जाएंगी तो वो लेंटिसेल्स कहलाती हैं। लेंटिसेल से भी होता है, हालांकि रेयर है, ट्रेसेस में होगा लेकिन होता है। तो स्टोमेटा से होता है, क्यूटिकल से होता है, लेंटिकुलर से, लेंटिसेल से होता है ना। इन तीन तरीके से ट्रांसप्रेशन हो सकता है। तो ट्रांसप्रेशन के 3 टाइप हो गए, हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द केस में स्टोमेटा से ही होता है, तो इसलिए हमें जो पढ़ना है वो स्टोमेटल ट्रांसप्रेशन ही पढ़ना है। सर ये लेंटिसेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये स्टेम या ब्रांचेस में होंगे, वुडी स्टेम या ब्रांचेस में, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में लास्ट टॉपिक है, आप देखिएगा उसमें इमेज बनी होगी लेंटिसेल्स की। तो लेंटिसेल भी गैसियस एक्सचेंज करती हैं, और अगर लेंटिसेल्स गैसेस एक्सचेंज करती हैं तो जब लेंटिसेल ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी तो उससे भी वाटर के वेपर लॉस हो सकते हैं, वो भी ट्रांसप्रेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा। सॉरी, अब आ रहा है, अब आ रहा है। अब एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक सिंगल स्टोमेटा कैसा है, हालांकि एनसीईआरटी में बने हैं और जैसे बने वैसे ही आपको बनाने। किसी भी स्टोमेटा में 2 तो गार्ड सेल होती हैं, सराउंडेड बाय न्यूमरस सब्सिडियरी सेल्स, और इनके बाहर जो है वो एपिडर्मल सेल्स हैं। इस तरीके से ये डाइकॉट का है, और मोनोकॉट में बस गार्ड सेल का शेप चेंज हो जाएगा और डंबल शेप आ जाएंगे। ऐसे अंदर वाली वॉल थिक होती है दोनों जगह, चाहे वो मोनोकॉट का हो या डाइकॉट का हो। यहाँ पे सब्सिडी सेल्स का नंबर सिर्फ 2 होगा, और बाहर जितनी भी आप बनाओगे वो एपिडर्मल सेल्स आ जाएंगे। ये डाइकॉट मोनोकॉट के बने। अगर आप देखेंगे तो ये गार्ड सेल है। सब पेज ऊपर कर लो। ये 2 गार्ड सेल्स हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे गार्ड सेल कैसी है, बीन शेप। यहाँ गार्ड सेल कैसी है, डंबल शेप। ये डाइकॉट का है, ये मोनोकॉट का है। और एक डिफरेंस आएगा, ये जो सेल्स हैं वो सब्सिडियरी सेल्स हैं। यहाँ ये मोर देन 2 है, आप काउंट करोगे तो आपको 2 से ज्यादा मिलेंगी। और यहाँ जो आएंगी ये सब्सिडियरी सेल्स, वो ओनली 2 आएंगी। यही 2 डिफरेंस है केवल। अगर आप डाइकॉट मोनोकॉट के स्टोमेटा में डिफरेंस देखेंगे तो आपको ये 2 डिफरेंस मिलेंगे। एक तो गार्ड सेल का शेप जो डाइकॉट में बीन शेप है और मोनोकॉट में डंबल शेप है, और दूसरा सब्सिडियरी सेल्स का नंबर। डाइकॉट में सब्सिडियरी सेल्स का नंबर 2 से ज्यादा होता है, और मोनोकॉट में सब्सिडियरी सेल्स का नंबर सिर्फ 2 होता है। बाकी गार्ड सेल के अंदर वाली वॉल थिक है, बाहर वाली वॉल थिन है, बीच में जो स्पेस आ रहा है वो स्टोमेटा का पोर कहलाएगा। स्टोमेटा ये पूरा कहलाता है गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल्स को मिला के, ये बाहर वाली सेल्स को छोड़ के। ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो पूरा
एक स्टोमेटा है, तो ईच स्टोमेटा, स्टोमेटा प्लूरल है, स्टोमा बोला जाएगा, ईच स्टोमा कंसिस्ट ऑफ 2 गार्ड सेल्स सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स। ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर से वाटर के वेपर का लॉस होगा। जब स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होगी तो उसके हिसाब से वाटर के वेपर का लॉस हो जाएगा। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिया है, वो आप पढ़ लीजिएगा। अब ये स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज कर कैसे होता है इसके बारे में दिया है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये देख लीजिए। This is mechanism for stomatal opening and closing. एनसीईआरटी में स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में ज्यादा नहीं दिया, ये लिखा हुआ है कि जो ये गार्ड सेल्स हैं, इन गार्ड सेल्स के अंदर रेडियली अरेंज माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं, इस तरीके से बनी हुई है फिगर एनसीईआरटी में। जो ऐसे पोर को खींचेंगी तो स्टोमेटा ओपन या क्लोज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रेडियली अरेंज है। ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में असिस्ट करती है, मतलब हेल्प करती है। होता कैसे है वो हम यहाँ देखते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब यहाँ जो सपोर्टेड थ्योरी है वो कहलाती है एक्टिव के पॉजिटिव पंप थ्योरी। इसको हार्मोनल रेगुलेशन थ्योरी कहते हैं। ये बेसिकली ओपनिंग के लिए है और ये क्लोजिंग के लिए। अगर अलग अलग कभी पूछा जाए और ये दो ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, तो फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा accepted theory is active K positive pump and for closing of stomata this is hormonal regulation। और अगर एक ही साथ पूछा गया है तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। हालांकि बुक में थ्योरी के बारे में ज्यादा नहीं दिया एनसीईआरटी में, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, हम इसके की पॉइंट्स देखेंगे कि एक्टिव K पॉजिटिव पंप थ्योरी में होता क्या है। अब जैसे ये स्टोमेटा मैंने जो बनाया वो ओपन स्टोमेटा है। ओपन स्टोमेटा का मतलब ये होता है ये जो पोर है वो वाइड है, ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटल पोर है, इसको आप बोलेंगे ओपन, स्टोमेटा ओपन। अब स्टोमेटा को ओपन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, ये कैसे ओपन करता है, वो हमें चीजें देखनी है। हमने पिछली क्लास में कहीं ये पढ़ा था कि जब वाटर की एंट्री होती है तो आपने पढ़ा था कि उस फिनोमेना को टर्जिडिटी कहते हैं, कि जब वाटर की एंट्री होगी तो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म स्वेल करेगा। स्वेल करने पे क्या होगा, वो अंदर से एक प्रेशर डेवलप करेगा, जो प्रेशर टीपी टर्गर प्रेशर कहलाता है। और जब टर्गर प्रेशर डेवलप करेगा तो सेल अपना जो प्रोटोप्लाज्म है वो अपना साइज इंक्रीज करेगी, और वो वॉल प्रेशर के बराबर जब हो जाएगा तो सेल फुल्ली टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिडिटी की वजह से ही किसी भी प्लांट पार्ट का शेप मेंटेन होता है, ये उसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे लीफ का अगर एक शेप है तो इसलिए क्योंकि लीफ की जो सेल्स हैं वो टर्जिड है, टर्जिड होंगी तो सबसे ज्यादा एरिया कवर करेंगी तो एक प्रॉपर शेप आएगा। अब यहाँ पे स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स हैं अगर वो टर्जिड हो जाएं तो वो ये शेप में आ जाएंगी, वाले इनसे पानी निकल जाए तो ये श्रिंक कर जाएंगी, पानी भर जाएगा तो ये स्वेल कर जाएंगी, स्वेल करने पे ये शेप पर्टिकुलर मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि ये वाली वॉल थिक है, ये तो नहीं खींचेगी, यही वाली वॉल खींचेगी। तो इसलिए स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए क्या क्या चाहिए, हम इसको रिवर्स में लिख रहे हैं। स्टोमेटा ओपन तब होंगे जब गार्ड सेल टर्जिड होंगी, है ना, फुल्ली टर्जिड। जब गार्ड सेल फुल्ली टर्जिड होंगी तो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे। अब गार्ड सेल फुल्ली टर्जिड कब होंगी, ये इंपॉर्टेंट है कि हम गार्ड सेल को फुल्ली टर्जिड कब कंसीडर करेंगे।
गार्ड सेल के फुली टर्जिड होने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? फिर उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पानी अंदर जाए। अंदर जाने का रीजन क्या है? एंडोस्मोसिस। इससे क्या होगा? वाटर एंटर्स इनटू गार्ड सेल। अब गार्ड सेल के अंदर एंटर करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स increases. ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी एंड टर्गर प्रेशर टीपी। जब ये इंक्रीज होगा तो पानी ये खींचेंगी, पानी खींचेंगी तो टर्जिड होंगी, टर्जिड होंगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। अब ऐसा होने में यहाँ पे जो है वो ये एक्टिव है, यहाँ पे एक्टिव के पॉजिटिव पंप ऑपरेट, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं solute concentration of guard cell increases। सब पेज ऊपर से ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको समझा दूंगा। जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी एनसीईआरटी में नहीं है। हम सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टोमेटा को ओपन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ओपनिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से हमने लिखा। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, है ना? मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। मान लीजिए केवल ये एक गार्ड सेल है, एक ही बना रहा हूँ, और ये नियर बाई सब्सिडियरी सेल्स। ये सब्सिडियरी सेल से, ये गार्ड सेल है। अब गार्ड सेल को हमें क्या करना है? टर्जिड करना है। टर्जिड करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने लिखा था कि किसी भी सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दें तो पानी बाहर आएगा, प्लाज्मोलिसिस। और किसी भी सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें तो क्या होगा? एंडोस्मोसिस होगी और टर्जिडिटी आएगी, टीपी मैक्सिमम हो जाएगा, सेल को फुल्ली टर्जिड बोला जाएगा। तो गार्ड सेल को टर्जिड बनाने के लिए क्या करना है? हमें वाटर सब्सिडी सेल से कहाँ ले जाना है? गार्ड सेल में पानी, क्योंकि गार्ड सेल के अंदर जा रहा है तो ये लिखा हुआ है कि एंडोस्मोसिस अकर्स, वाटर एंटर इनटू द गार्ड सेल। कहाँ से आएगा? ऑब्वियस है कि नियर बाई सेल से आएगा। नियर बाई सेल क्या है? सब्सिडरी सेल्स। अब पानी यहाँ से यहाँ जाए, ये कैसे होगा? उसके लिए ऑप्शन क्या है? यहाँ पानी ज्यादा होना चाहिए, यहाँ कम। अगर ये वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन हो और ये वाटर की लो कॉन्सेंट्रेशन हो, तभी तो वाटर का मूवमेंट हाई टू लो होगा, यही हमने पढ़ा हुआ है। अब वाटर की यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ वाटर की लो कॉन्सेंट्रेशन है, ये मेंटेन कैसे होगी? अगर मान लीजिए मैं इसमें कोई सल्यूट ऐड कर दूं, अगर मैं सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल में बढ़ा दूं तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, ये डाइल्यूटेड हो जाएगा, और वाटर का मूवमेंट डाइल्यूटेड से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता ही है। ये यहाँ से देखो लिखा है गार्ड सेल का सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे। तो अगर हम गार्ड सेल का सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो गार्ड सेल सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। अगर गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ, और ये हाई है तो ये कंपैरेटिवली क्या होगा? लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ये लिखा हुआ है। तो गार्ड सेल में अगर सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो गार्ड सेल में क्या होगा? वो सब्सिडी सेल से पानी को खींच लेगा। सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो एंडोस्मोसिस से पानी लिया गया। और जब गार्ड सेल में पानी जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? इसके चारों तरफ से प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, टर्गर प्रेशर आ जाएगा और टीपी बढ़ेगा। तो लिखा है ओपी एंड टीपी ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीजेस। ओपी और टीपी बढ़ गए तो क्या होगा? गार्ड सेल पूरी टर्जिड हो जाएगी, अपना पूरा मैक्सिमम एरिया ऑक्युपाई करेगी,
और गार्ड सेल जब टर्जिड हो जाएगी तो उसी को हम स्टोमेटा ओपन कंसिडर कर लेते हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पीछे से पढ़ा हुआ है। हालांकि आप ये भी कर सकते थे कि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ना बढ़ा के आप यहाँ पानी बढ़ा देते तो पानी यहाँ ज्यादा होता, यहाँ पानी कम होता। बट यहाँ पानी ज्यादा करने का मतलब ये है कि फिर इसके नियर बाई में कम हो जाता, फिर ऐसे तो ये सेल पीछे की तरफ जाती चली जाएंगी। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए ये कि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल की बढ़ाई जाती है। सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो उसके हिसाब से जो है वो अपने आप पानी सब्सिडी सेल से खिंच के आ जाएगा। सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, वाटर की एंट्री होगी तो टीपी बढ़ेगा, टीपी और ओपी जब बढ़ेंगे तो गार्ड सेल टर्जिड होने लगेगी, और जब ये फुल्ली टर्जिड हो जाएगी तो ये अपने शेप में आ जाती है और इसी को हम स्टोमेटा की ओपनिंग कंसिडर कर लेते हैं। ऐसा करने में उसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो रेडियली अरेंज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो हेल्प करती हैं, तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां तक स्टोमेटा की क्लोजिंग की बात है, क्लोजिंग में एक हार्मोन है, दैट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड, ABA, जो आप प्लांट हार्मोन में पढ़ते हैं। तो ABA एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्लोजिंग को प्रमोट करता है। तो उसमें बस आपको यही याद रखना है कि क्लोजिंग के लिए हमें ABA चाहिए और ओपनिंग के लिए हमें पोटेशियम आयन चाहिए। अब ये पोटेशियम आयन है तो इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होगा। आयन के लिए तो आपने पढ़ा ये कि आयन मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, दे नीड ए कैरियर, तो उसके हिसाब से फिर वो यही केस आएगा। तो ये आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग का ब्रीफ में याद रखना है। क्लियर? कुछ एनसीईआरटी में फैक्टर्स दिए हैं कि स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गवर्न करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स affecting rate of transpiration, या आप इसी को लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी में एक ब्रीफ करके दिया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो भी आपको याद रखना है कि किस किस तरीके से स्टोमेटा का रेट गवर्न होगा। कुछ उसमें एक्सटर्नल फैक्टर हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर हैं। अभी तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रोसेस के लिए जब आप पढ़ेंगे तो यही दोनों चीजें आएंगी, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर हैं। एक्सटर्नल, इनको एक्सट्रिंसिक फैक्टर कह सकते हैं, जो एनवायरमेंटल हैं। कौन कौन से? एक टेम्परेचर, इन शॉर्ट अगर लिखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो बढ़ता जाता है। राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन, डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस ट्रांसपिरेशन, सिंपल सी बात। दूसरा क्या चाहिए हमें? लाइट। हमने लिखा है डेफिनेशन में ड्यूरिंग डे, तो डे की इंपॉर्टेंस यही है कि स्टोमेटा दिन में खुलते हैं, रात में नहीं। तो लाइट जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग को फेवर करती है ना, इट कॉजेस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब ये ट्रांसपिरेशन को बढ़ाएगी, पर अगर लाइट नहीं है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो चुके होंगे। तो अब वैसे भी आप लाइट और टेम्परेचर को कोरिलेट कर लेते हैं, लाइट ज्यादा है तो गर्मी ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। तो लाइट होगी तो स्टोमेटा की ओपनिंग होगी, लाइट नहीं है तो नहीं। थर्ड, विंड वेलोसिटी, कितनी तेजी से विंड मूव कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दो अलग अलग चीजें, एक तो स्टॉर्म का केस आएगा हाई विंड वेलोसिटी, और एक ब्रीज का केस आएगा माइल्ड विंड वेलोसिटी। ये हाई है, ये माइल्ड लिख सकते हैं, लो ये तो फेवर करती है, ये एडवर्स इफेक्ट शो करती है।
जैसे मान लीजिए कोई लीफ बनी हुई है, तो एक लीफ है ये, यहाँ से वाटर के वेपर्स निकल गए। अब अगर एयर धीरे धीरे चल रही है तो क्या करेगी, ये वाटर के वेपर्स को यहाँ से हटाती रहेगी। अगर वाटर के वेपर्स यहाँ से हट जाएंगे तो यहाँ पे वाटर वेपर कम रहेंगे, लीफ के अंदर वाटर के वेपर ज्यादा रहेंगे, तो ये स्टोमेटा से पानी बाहर निकलता रहेगा। तो धीरे धीरे हवा चल रही है तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन फेवर्स स्टोमेटर रेट या ट्रांसपिरेशन रेट। बट अगर बहुत तेजी से हवा चल रही हो, हाई विंड वेलोसिटी हो, तब क्या हो जाएगा, तब उस केस में यहाँ पे एकदम से सारा एयर यहाँ से हट जाएगा तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और वैक्यूम की वजह से यहाँ से सारा पानी एक साथ बाहर निकल आएगा। इतनी तेजी से निकलेगा कि दोनों गार्ड सेल चिपक जाएंगी, कोलैप्स कर जाती हैं, स्टोमेटा रप्चर हो जाता है। तो हाई विंड वेलोसिटी स्टॉर्म का केस है तो एडवर्स इफेक्ट आएगा। बट अगर धीरे धीरे हवा चल रही है, माइल्ड विंड वेलोसिटी है, तो स्टोमेटा का रेट या ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा। तो ये विंड वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी हमेशा रिलेटिव होती है, तो नेक्स्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर एटमॉस्फेयर में भी पानी ज्यादा है और लीफ के अंदर भी पानी ज्यादा है तो ग्रेडियंट वीक हो गया, ग्रेडियंट वीक हो गया तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो गया। और अगर मान लीजिए ड्राई होता, ह्यूमिड नहीं होता, तो फिर ज्यादा होता। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी ट्रांसपिरेशन का रेट उतना कम होगा। ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर कहलाते हैं, लाइट, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कुछ इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं, इंट्रिंसिक। ये प्लांट बेस्ड फैक्टर हैं जो प्लांट की वजह से। वो कौन कौन से हैं, इनमें एक तो इंपॉर्टेंट है रूट शूट रेशियो। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन में लिखा है फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका मतलब ये है कि रूट से तो नहीं हो सकता, रूट तो एरियल नहीं होती, रेयर केस को छोड़ दिया जाए तो रूट अंडरग्राउंड है, और किसी भी अंडरग्राउंड पार्ट से ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता। तो किसी भी प्लांट में रूट और शूट का रेशियो कैसा है, जितना ज्यादा रूट शूट रेशियो आएगा उतना ज्यादा वाटर अवेलेबल होगा फॉर ट्रांसपिरेशन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रूट शूट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन रेट। रूट को समझ रहे हैं, नीचे रूट है ऊपर शूट है। अब सारा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, तो रूट के कंपैरिजन में शूट जितना ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन शूट से होता है, रूट से नहीं हो सकता। तो हाई रूट और शूट रेशियो आएगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो हाई होगा। अगर लो आ रहा है तो उसके हिसाब से ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि रूट शूट रेशियो है। और दूसरा हम कह सकते हैं प्लांट में जो वाटर का स्टेटस है, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। अगर प्लांट को पानी मिल ही कम रहा है तो वो ट्रांसफायर कैसे करेगा, जैसे हमने लिखा था ना ट्रांसपिरेशन पुल वाले में पढ़ा था कि क्योंकि ऊपर से ट्रांसपिरेशन वाटर निकलता जा रहा है तो इसके नीचे से एब्जॉर्ब हो रहा है। अब मान लीजिए प्लांट के अंदर वाटर का स्टेटस कम हो गया, पौधा ऑलरेडी मुरझाया हुआ है, तो फिर ट्रांसपिरेशन कैसे होगा, ट्रांसपिरेशन में निकलेगा वाटर का वेपर और वो तो प्लांट में खुद ही कम है। तो इट मीन्स कि वाटर का स्टेटस भी ट्रांसपिरेशन के रेट को गवर्न करता है। और तीसरा आप लीफ बेस्ड फैक्टर मान सकते हैं, जर्नल है। लीफ बेस्ड का मतलब सिंपल है, जितनी ज्यादा लीफ, क्योंकि लीफ में स्टोमेटा होते हैं, कॉमन सेंस की बात करते हैं, तो लीफ में स्टोमेटा है तो जितने ज्यादा लीफ होंगी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, सीधा सा फंडा है। ये मानते हैं कि लीफ में स्टोमेटा का नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। एनाटॉमी की लाइन अगर याद हो तो उसमें लिखा है कि डाइकॉट में लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं अपर के कंपैरिजन में, और मोनोकॉट में दोनों सरफेस पे स्टोमेटा बराबर होते हैं। अगर हम डाइकॉट की लीफ की लोअर सरफेस को अपर सरफेस से कंपेयर करेंगे तो स्टोमेटा लोअर पे ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी लोअर सरफेस पे ज्यादा हो जाएगा। हालांकि मोनोकॉट में दोनों सरफेस से बराबर होते हैं तो इसका मतलब ट्रांसपिरेशन का रेट दोनों तरफ से बराबर आएगा। सिंपल सी। ऐसा भी नहीं है कि सारे स्टोमेटा एक साथ खुल जाते हैं, जब सुबह लाइट पड़ती है तो स्टोमेटा धीरे धीरे खुलना शुरू होते हैं।
तो उसमें ये है कि नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा, स्टोमेटा तो 100 है एक छोटे से लीफ के एरिया में। फॉर एग्जांपल हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लिया और हमने माना कि इसमें 1000 स्टोमेटा है, तो क्या सारे स्टोमेटा खुले हुए हैं? क्योंकि स्टोमेटा खुलेंगे तभी तो ट्रांसमिशन होगा, और सारे तो एक साथ नहीं खुलते, धीरे धीरे करके खुलते हैं। सुबह 6 बजे लाइट आ रही है तो 6 बजे से 9 बजे के बीच में धीरे धीरे स्टोमेटा खुलना शुरू होगी। तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉमनली होता है कि आप लोग, सर हम क्वेश्चंस तो करके आ गए। क्वेश्चन करके आना अलग बात है, क्वेश्चन सही करके आना अलग बात है। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता कि मार्क्स आ जाएंगे, सही क्वेश्चन से मार्क्स आएंगे। तो स्टोमेटा होने का मतलब ट्रांसप्रेशन नहीं होता, स्टोमेटा के खुलने का मतलब ट्रांसप्रेशन होता है। इसलिए नंबर ऑफ स्टोमेटा भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जर्नलाइज है, एनसीईआरटी ने कोई डिटेल नहीं दी, लेकिन लिखा है कि लीफ बेस्ड फैक्टर भी हो सकते हैं। तो लीफ बेस्ड फैक्टर का मतलब है लीफ का नंबर, लीफ का सरफेस एरिया, लीफ का ओरिएंटेशन, लीफ में स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ स्टोमेटा, ये सारी बातें भी ट्रांसलेशन में इंपॉर्टेंट हो सकती है। लास्ट में एक चीज आपको याद रखनी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रांसप्रेशन के रेट को रिड्यूस करते हैं, उन्हें एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। These are the substances which reduce transpiration rate। और कौन कौन से हैं इसमें? ABA तो हो ही गया, अभी आपने पढ़ाई, वो स्टोमेटा की क्लोजिंग को प्रमोट करता है तो वह एंटी ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा अगर आप लिखेंगे तो कोई भी लो विस्कोसिटी का वैक्स, सिलिकॉन ऑयल हो सकता है, एक फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है, PMA। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है, PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। और इवन हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन भी स्टोमेटा के रेट को कम करती है। तो जो ट्रांसप्रेशन के रेट को कम करते हैं वो एंटी ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। इसमें ये सारे कंपोनेंट्स आएंगे, ABA, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, लो विस्कोसिटी का वैक्स, सिलिकॉन ऑयल, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये हमारा ट्रांसप्रेशन के बारे में हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर सर लास्ट वाला क्या बताया था आपने? हाई क्या था? हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ये सब एंटी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक जो चैप्टर का है वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा वो जाइलम से रिलेटेड था, वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट, उसके बाद आपने पढ़ा मिनरल ट्रांसलोकेशन, ये दोनों चीजें जाइलम की वजह से थी। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम में क्या क्या चीजें मूव करती हैं, और फ्लोएम में जो चीजें मूव करती हैं वह अभी हमने लिखा था कि फ्लोएम में मोस्टली ऑर्गेनिक होंगे, फ्यू इनऑर्गेनिक होंगे। तो फ्लोएम में फूड मूव करता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ट्रांसलोकेशन है ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट। ऑर्गेनिक सोल्यूट्स में हम फूड कंसिडर कर रहे हैं। फूड मींस वो फूड जो लीफ में बना वाया फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज। अगर वो मूव कर रहा है तो उसका मूवमेंट फ्लोएम के थ्रू होगा, उसको बोला जाएगा ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, या उसको हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसी के लिए हम सोर्स टू सिंक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, या उसके लिए जो हाइपोथेसिस दी गई है वो मुंच हाइपोथेसिस कहलाती है। ये हमें देखना है। इसको डिफाइन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये ट्रांसलोकेशन है तो ये मल्टी डायरेक्शनल है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट फूड कहां से कहां तक होगा? फ्रॉम सोर्स, जो यूजुअली लीफ होती हैं,
टू सिंक। सिंक आप मान सकते हैं कोई भी स्टोरेज ऑर्गन, जहां फूड को स्टोर करना है, कोई भी स्टोरेज साइट। जैसे पोटैटो के ट्यूबर में फूड स्टोर हो रहा है, तो पोटैटो की लीफ से पोटैटो के ट्यूबर में, तो सोर्स से सिंक की तरफ मूव करेगा। कैसे करेगा? थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम में जो पार्ट मूव कराता है वो क्या है? सीव ट्यूब और सीव एलिमेंट्स। एक तो मल्टी डायरेक्शनल होगा, ऑर्गेनिक सल्यूट का होगा, सोर्स से सिंक पे जाएगा और फ्लोएम से जाएगा। इसको हम ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट बोलते हैं। इसके लिए भी सेम एक्सपेरिमेंट था हमारा, वही गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, या इसको रिंगिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। है ना, क्योंकि हमने उसमें लिखा था कि जाइलम के बाहर सारी चीजें रिमूव कर दी और फ्लोएम जाइलम से बाहर आता है। तो अगर आप फ्लोएम को रिमूव कर दोगे तो ऊपर से फूड नीचे नहीं आ पाएगा। अगर ऊपर से फूड नीचे नहीं आ पाएगा तो क्या होगा? फिर यहाँ पे जैसे हम वहां बनाया था हमने, उसी तरीके का डायग्राम अगर हम यहाँ बनाना चाहें, ये मान लीजिए हमने बाहर का सारा पार्ट रिमूव कर दिया, तो फूड नीचे नहीं आ पाएगा। यहाँ तक तो आएगा, इसके नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि फ्लोएम इस जगह पे था जो हमने काट के हटा दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा? फूड यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो ये एरिया स्वेल कर जाएगा, ऐसे सिस्टम धीरे धीरे यहाँ पे फूल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो फूड आ रहा है, इसके आगे फूड नहीं जा पा रहा। और फिर नीचे के जो हिस्से हैं उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनको अगर फूड नहीं मिलेगा, अगर मान लीजिए रूट है तो रूट विल डाई फर्स्ट, क्योंकि रूट को खाना तो मिल नहीं पा रहा, फ्लोएम को तो रिमूव कर दिया गया है, तो इसलिए रूट की डेथ हो जाएगी। रूट की डेथ हो जाएगी तो फिर कुछ दिनों में प्लांट की भी डेथ हो जाएगी। तो रिंगिंग या गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट दोनों चीजों को प्रूव करता है। असेंट ऑफ जाइलम से होता है और फ्लोएम ये और ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट फ्लोएम से होता है। इस दोनों चीजों के लिए रिंगिंग एक्सपेरिमेंट होता है। फूड जब मूव करता है तो वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है ना, ट्रांसलोकेटेड फूड कहते हैं इसे, ट्रांसलोकेटेड फूड। और शुगर, ये शुगर क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज इज डाइसैकेराइड। फूड जब बनता है तो कैसे बनता है? ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में जो बनेगा वो ग्लूकोज है। फूड जब फ्लोएम में मूव कर रहा होगा तो कैसे मूव करेगा? सुक्रोज की फॉर्म में मूव करेगा। और जब स्टोर होगा तो कैसे होता है? स्टार्च। प्लांट सेल का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो स्टार्च होता है। तो जब मूव करेगा तो डाइसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है। इस फॉर्म में ये मूव करता है, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी गई है वो मंच हाइपोथेसिस कहलाती है। मंच हाइपोथेसिस, है ना। इसको आप सोर्स टू सिंक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। इसको आप प्रेशर फ्लो या मास फ्लो, बल्क फ्लो, सब इसी के नाम है, हाइपोथेसिस कह सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट मंच ने दिया वो प्रेशर से दिया, तो प्रेशर फ्लो। जब फूड जाएगा तो मास या बल्क में जाएगा तो मास फ्लो या बल्क फ्लो। और सोर्स से सिंक में जाएगा तो सोर्स टू सिंक कॉन्सेप्ट। इनमें से जो नाम यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। ट्रांसलोकेशन को एक्सप्लेन करने की जो थ्योरी है वो यही है, तो इस हिसाब से आपको ये याद रखना। अब ये कैसे मूव करता है वो देख लीजिए। एनसीईआरटी में एक फिगर सा बना हुआ है, हम उसी से थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, ये लीफ है, ये स्टेम है, सॉइल के नीचे कहीं पे ये रूट्स बनी हुई हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये पोटैटो का ही प्लांट है, तो ये पोटैटो का ट्यूबर है। तो ये हो गया सोर्स, जो लीफ है। ये हो गया सिंक, ठीक, जो कोई भी स्टोरेज है साइट या रिक्वायर्ड साइट, जिसको भी फूड चाहिए, है ना। फूड क्यों चाहिए? क्योंकि रूट खाना नहीं बना सकती, या नीचे जो स्टेम है वो खाना नहीं बना सकता। ऊपर होता तो लाइट पड़ती तो फिर भी फोटोसिंथेसिस हो सकती थी, अंडरग्राउंड है तो खाना नहीं बनेगा।
तो अगर मान लीजिए पोटैटो की रूट को फूड स्टोर करना है तो भी उन्हें ऊपर से लेना पड़ेगा, सोर्स से लेना पड़ेगा। और अगर पोटैटो की स्टेम को या रूट को, सेल को सरवाइव करने के लिए रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो भी वो यहीं से आएगा। तो रिक्वायर्ड साइट हो या स्टोरेज साइट हो, सोर्स से सिंक पे ही फूड मूव करता है। कैसे मूव करता है? थ्रू फ्लोएम मूव करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये लीफ है तो लीफ में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्लोएम है। ऐसे ये ब्लैक लाइन जो बना रहा हूँ मैं, फ्लोएम बना दी मैंने। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, आप चाहे तो एनसीईआरटी से देख सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये फ्लोएम है। जहाँ फ्लोएम होता है उसके साइड बाय साइड जाइलम भी होता है। तो जो ये डॉटेड लाइन बना दी गई है साइड में, वो जाइलम है। इस तरीके से अब इसको देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फूड कहाँ बना? प्लांट की सेल में बना, लीफ की सेल में बना। लीफ की सेल क्या कहलाती है? मीजोफिल सेल। जहाँ फूड बना। अब पहला काम क्या होगा कि मेसोफिल सेल में जो फूड बना है, फूड किस फॉर्म में बना? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? एक ऑस्मोलाइट है। इसका मतलब मेसोफिल सेल जो इस सीव ट्यूब के कांटेक्ट में होगी तो यहाँ पे ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता जा रहा है। अगर यहाँ ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर का एरिया हुआ। ग्लूकोज वाटर में सॉल्युबल है, इट एक्ट एज सल्यूट। तो वाटर में जब ग्लूकोज घुलेगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ग्लूकोज का सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा। और फ्लोएम में तो ग्लूकोज है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूशन कैसा होगा? डाइल्यूटेड होगा। अब वाटर का मूवमेंट कहाँ से होता है? फ्रॉम डाइल्यूटेड टू कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेसोफिल सेल है वो पानी को यहाँ से यहाँ ले जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है? हमें ग्लूकोज को यहाँ से यहाँ लेके आना है, जबकि ग्लूकोज नहीं आता। मूवमेंट आपने हमेशा वाटर का पढ़ा है, वाटर का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं? यहाँ पे हम सल्यूट का मूवमेंट करा रहे हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है। अगर अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है तो इसका मतलब ये एक्टिव प्रोसेस है। तो जब ये ग्लूकोज यहाँ आएगा, है ना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये एक्टिव है। इसको बोलते हैं लोडिंग। आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो एक्टिव लोडिंग या इसको फ्लोएम लोडिंग बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? सुक्रोज जो एक डाइसैकेराइड है, लोडेड एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब है विद यूज ऑफ एनर्जी। तो इस काम के लिए एटीपी खर्च होगा। अगर एटीपी खर्च होगा तो ये एक्टिव लोडिंग कहलाएगा। तो इसका मतलब फ्लोएम के अंदर हमारे पास अब ग्लूकोज आ गया, हालांकि एनर्जी खर्च करके आया, बट फ्लोएम के अंदर अब हमारे पास ग्लूकोज है। अब फ्लोएम के अंदर ग्लूकोज है, फ्लोएम में पानी तो होता नहीं, खाली ग्लूकोज ही है अभी तो। अब पानी कहाँ से आएगा? जाइलम में पानी होता ही है। जाइलम की वॉल परफोरेटेड होती है। अगर ये जाइलम है तो जाइलम में यहाँ पे पोर्स बने होंगे, तो पोर से पानी निकल के आ सकता है। तो फूड तो दिया गया मेसोफिल सेल से फ्लोएम में, एक्टिव लोडिंग। वाटर कहाँ से आएगा? ये जाइलम से आएगा। ये वाटर है और ये अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे जो आया वो सुक्रोज आया। एनसीईआरटी में शुगर या सुक्रोज लिखा हुआ है। तो सुक्रोज को तो एक्टिवली लोड किया गया इनटू द फ्लोएम फ्रॉम मेसोफिल सेल। वाटर पैसिवली आ जाएगा। वाटर जाइलम में ज्यादा है, फ्लोएम में कम, तो ज्यादा से कम में वाटर अपने आप आ ही जाता है। तो जाइलम से निकल के फ्लोएम में आ गया। अब इस फ्लोएम के अंदर एक सोल्यूशन बन गया, ये सुक्रोज का सोल्यूशन बन गया वाटर के साथ। और अब ये सुक्रोज का सोल्यूशन है तो उसके हिसाब से ये हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन फ्लोएम में हो गया। फ्लोएम में आपने पढ़ा ये कि फ्लोएम में सीव ट्यूब एक के ऊपर एक होती है। मान लीजिए ये एक सीव ट्यूब है, इसके बाद ये दूसरी सीव ट्यूब है, फिर इसके बाद ये तीसरी सीव ट्यूब है, फिर ये चौथी है। इस तरीके से बहुत सारी सीव ट्यूब्स एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये लो। तो फिर यहाँ पे जब जाएगा तो एक्टिव लोडिंग होगा। फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो एक्टिव लोडिंग होगा, यहाँ से यहाँ आएगा एक्टिव। हर बार हाई से लो सल्यूट जा रहा है। हाई से लो वाटर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाई से लो सल्यूट जा रहा है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ऐसे लोड करते करते वो यहाँ आ गया, ट्यूब तक आ गया। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद वही है कि यहाँ सल्यूट ज्यादा है, यहाँ सल्यूट कम, तो फिर यहाँ पे जो है वो अनलोडिंग की जाएगी। ये कहलाएगा अनलोडिंग।
अनलोडिंग एट सिंक, और लोडिंग कहाँ होती है? एट सोर्स। तो ये कहाँ पे हो रही है? ये एट सोर्स थी। और अनलोडिंग कहाँ हो रही है? सिंक में। तो यहाँ पे पोटैटो में जितनी भी सेल्स होंगी उनके अंदर जो है वो सुक्रोज को छोड़ दिया जाएगा। सुक्रोज को छोड़ देंगे तो पानी यहाँ बचेगा। पानी का क्या होगा? वाटर वापस जाइलम में। पानी यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ कम, तो वाटर यहाँ से यहाँ जाइलम में वापस आ जाएगा। पानी से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वाटर तो केवल एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है कि वो सुक्रोज का सोल्यूशन बना सके, इसलिए। तो ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा उसको यहाँ पे नाम दे दिया गया कि ये पॉजिटिव है, हाइड्रोस्टैटिक, क्योंकि वाटर की वजह से आया प्रेशर, इसीलिए इसको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है कि प्रेशर की वजह से होगा, है ना। लीफ में खाना बना तो लीफ में ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई, लीफ में ग्लूकोज डाइसैकेराइड यानी सुक्रोज में चेंज हो गया। सबसे पहला काम क्या होगा? अब इस सुक्रोज को अगेंस्ट द ग्रेडियंट फ्लोएम के अंदर लोड किया जाए, फ्लोएम के अंदर डाला जाए। तो जब फ्लोएम के अंदर डाला जाएगा तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, तो उसके लिए एनर्जी खर्च होगी, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया कि वो एक्टिव लोडिंग का केस है। तो फूड एक्टिवली लोड कर दिया गया एट द सोर्स, सीव ट्यूब में सुक्रोज हमारे पास आ गया, फ्लोएम के अंदर हमारे पास शुगर हो गया। सर वापस इसे लोड क्यों करेंगे? क्या चीज? सर सिंक से उसे वापस फ्लोएम में क्यों लाएंगे? हम तो फूड लिया है ना। फूड किस में ले आए आप? सीव ट्यूब में ले आए? सिंक में सर, सिंक में डाल दिया। सिंक में डाल दिया। यहाँ से देखो ना, सिंक में डाल दिया। सिंक में क्या करना है? सिंक में फूड या तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये पोटैटो की सेल सर्वाइव तो कर ही रही है, तो रेस्पायर करने में जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है वो इससे हो जाएगा। और अगर नहीं कर रही है तो पोटैटो का ट्यूबर भरने लगेगा, स्टोरेज है, फूड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फ्लोएम में तो नहीं रह सकता ना फूड, फ्लोएम तो केवल अलाउ कर रहा है कि वो उससे फूड क्रॉस करे। क्लियर? एक बार रिव्यू कर लो। सबसे पहले यहाँ पे फूड था, उसको एक्टिवली लोड करके फ्लोएम में छोड़ा गया, तो इस फ्लोएम के अंदर सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन हो गई। सोल्यूशन बनाने के लिए पानी चाहिए, पानी जाइलम से अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जाइलम में पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन में है और फ्लोएम के अंदर वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन में। जाइलम की एंट्री जब होगी, जाइलम से जब वाटर की एंट्री फ्लोएम में होगी, तो यहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, एक प्रेशर डेवलप होगा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। इसी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से फ्लोएम के अंदर ये फूड अलोंग विद वाटर मूव करते करते, मान लेते हैं हमारे फिगर के हिसाब से कि इसको यहाँ स्टोर होना है, तो यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद फ्लोएम में तो नहीं रह सकता, फ्लोएम से फूड निकाला जाएगा, तो निकाला जाएगा तो ये भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा। ये भी एक्टिव प्रोसेस है, लोडिंग भी एक्टिव है, अनलोडिंग भी एक्टिव है। तो यहाँ पे भी फूड जब निकाला जाएगा तो पोटैटो के ट्यूबर की सेल्स को दे दिया गया। अब इनके पास दो ऑप्शन है, या तो इस फूड को वो रेस्पिरेशन में यूज कर ले, या इसको वो स्टार्च में कन्वर्ट करके रख लें। इस तरीके से ही आएगा। पानी यहाँ बचा रह गया, पानी जाइलम में वापस लौट जाएगा, ये पानी फिर वहीं पहुंच जाएगा। और ऐसा नहीं कि पोटैटो का ट्यूबर नीचे ही है। अगर आप मान लीजिए एप्पल है तो लीफ यहाँ पे है, एप्पल यहाँ लगा होगा तो ये ऊपर हो जाएगा। अगर लीफ यहाँ पे है और फ्रूट साइड में है तो ये यहाँ आ जाएगा। इसीलिए ये ट्रांसलोकेशन है कि सोर्स से सिंक, सोर्स एक ही है लीफ, क्योंकि खाना वही बनाती है, लेकिन यूज करने वाले बहुत सारे प्लांट पार्ट हैं। तो किसी भी सोर्स से किसी भी सिंक पे इस थ्योरी को आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए आपको ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, या ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट पढ़ाया जाता है। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसका ठीक बाद चैप्टर में दिया है, बोरॉन, जो इस काम में हेल्प करेगा। तो बोरॉन के बिना ट्रांसलोकेशन नहीं हो सकता, आपको बोरॉन याद रखना। फिर बोरॉन प्ले एसेंशियल रोल इन ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। तो ये बड़ा चैप्टर था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। 3 क्लासेस लग गई, हालांकि शुरू की क्लासेस है तो थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन में बहुत सारा थ्योरेटिकल है, आप एनसीईआरटी से भी उसको पढ़ के कर सकते हैं। हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे, और जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है उसे डिस्कस करेंगे। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप। सर एंटी ट्रांसपायरेशन जो आपने बताया था वो हमारे लिए जरूरी होता है, या मतलब हमारे लिए फायदेमंद है? वो डिपेंड करता है। मान लीजिए ट्रांसप्रेशन की वजह से प्लांट में सब कुछ मूव करता है। एक ट्रांसप्रेशन का सिग्निफिकेंस भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। सिग्निफिकेंस आप पढ़ेंगे तो ट्रांसप्रेशन की वजह से मिनरल्स
ऊपर पहुंचते हैं, ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर पहुंचता है, ट्रांसपिरेशन की स्ट्रीम की वजह से प्लांट हार्मोन ट्रैवल करते हैं। जाइलम में जो भी ट्रैवल कर रहा है वो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से तो कर रहा है, तो ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए सिग्निफिकेंट है। अब मान लीजिए कोई प्लांट 2 महीने में एजिंग होने वाली है, अब 2 महीने में एजिंग होने वाली है, बट हम ये चाहते हैं, बीइंग एन फार्मर, मैं ये चाहता हूँ कि प्लांट मेरा 3 महीने तक जिंदा रहे। अगर 3 महीने तक जिंदा रहेगा तो क्या होगा, मुझे प्लांट की एजिंग कम करनी होगी। और एजिंग कैसे होगी, एजिंग हार्मोन से होती है। तो इसका मतलब हम कोशिश ये करेंगे कि हार्मोन उस जगह तक पहुंच ही ना पाए जहां पे वो एजिंग कॉज करे, क्योंकि हार्मोन किससे जाता है, ट्रांसपिरेशन की स्ट्रीम की वजह से, जो कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम है उसकी वजह से ऊपर जा रहा है। तो हम एंटी ट्रांसपेरेंट को स्प्रे करके उस वाटर कॉलम को डिले कर देंगे। अब क्योंकि प्लांट हार्मोन पहुंचा नहीं इसलिए एजिंग हुई नहीं, तो फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉप ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव कर गई। लंबे टाइम तक सरवाइव क्यों कर गई, उसका बेनिफिट क्या है, किसान को फायदा हो जाएगा। 2 महीने के बाद जब वो अपनी चीज को बेचेगा तो उसे मार्केट वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी। तो एग्रीकल्चर में ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस किया जाता है, उसके लिए ये सारे सब्सटेंस, इनमें से कोई भी चीजें, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पीएमए यूज करते हैं क्योंकि सबसे सस्ता पड़ता है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट पानी में घोला और स्प्रे कर दिया, उससे क्या होगा, प्लांट की लाइफ डिले हो जाएगी। प्लांट की लाइफ डिले करना फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है, क्योंकि 2 महीने बाद कोई सब्जी या फल मार्केट में जब आएगा तो महंगा बिकेगा। ये इसलिए हम पीएमए को स्प्रे करते हैं, किसी और को यूज करते हैं। चलो बाकी कोई डाउट हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। सर बोलो। में क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड श्रंकन प्रोटोप्लास्ट इन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल, तो इसका कोई स्पेसिफिक नेम है? इस स्पेस को कहते क्या है, या इस स्पेस में क्या होगा? सर उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करेगा? हाँ, तो उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आएगा हाइपरटोनिक ना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल वॉल को तो क्रॉस कर ही जाएगा, सेल वॉल तो परमेबल होती है, वो किसी को नहीं रोकती। ऑस्मोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ से होती है ना, सेल वॉल की तरफ से तो नहीं होती। तो मेम्ब्रेन के एक तरफ प्रोटोप्लाज्म और एक तरफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस तरीके से आएगा। ओके सर। ओके सर पुराने लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? मुझे भी अभी ज्यादा आइडिया नहीं है, या तो वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब चैनल पे, या एक बार सर से बात कर लेना। ई-काइट ऐप पे पढ़े हैं सर, ई-काइट ऐप पे ऑनलाइन ई-काइट पे मिल जाएंगे तो ई-काइट से देख लो। तो और बाकी जो मेरे हैंडआउट, मैंने उनसे बात की हुई है, देखो कुछ दिनों में आपको जो जितने भी हैंडआउट्स आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं वो सब मैं आपको पीडीएफ फाइल करके कैसे भी पहुंचा दूंगा। हाँ सर, और वो सर ग्रुप के लिए क्लासेस कह का रहे थे ना वो। शेड्यूल? व्हाट्सएप का ग्रुप अभी बना नहीं है, मैंने पूछा था उनसे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो कब बनेगा, लेकिन आपको ये हैंडआउट मिल जाएंगे। वो आपको जैसे भी मिले, चाहे पर्सनली मिल जाए, ग्रुप में ना मिले। व्हाट्सएप एक्चुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट में अलाउ नहीं होता, तो शायद इसलिए वो इसको अवॉइड कर रहे होंगे। आप पर्सनल लेवल पे बनाना चाहो तो अपने आप बना सकते। चलो ठीक है ना। क्योंकि मेरी इसके बाद किसी और बैच में क्लास है, तो फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके बाय। ओके सर। Nice day. थैंक यू सर।